नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे? जवाब मिला। खबरें हों कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से गुजरात तक। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं जो अपने बेबाक बयानों के कारण भी जाने जाते हैं। फॉर्मर डीजीपी ओपी सिंह सर, स्वागत है इस मंच पर आपका। जी जी। आज मुझे लगता है कि बेबाक बयानों के लिए तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बातें जैसी है वैसे ही कही जानी चाहिए, इसके लिए मैं ज़रूर सजग रहता हूँ। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि हरियाणवी सिंगर लगातार शिकायत करते हैं। जी। दो गन कल्चर्स के सॉन्ग्स थे, 67 सॉन्ग्स थे जिनको कि बैन किया गया था। उनका ये कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। आप कैसे देखते हैं सर इस सिंगर्स की इन बातों को? देखिए, सिंगर्स और सिंगिंग से कोई दिक्कत नहीं है। म्यूज़िक तो और स्पोर्ट्स तो ये जान होती है किसी कम्युनिटी की। कंटेंट ज़रूर एक इशू है कि क्या आप कह रहे हैं, तो बाकी तो सरकार अपना पक्ष रखेगी इसमें। एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिसर्च फाइंडिंग है बहुत क्लियर है उसमें कि वायलेंस को प्रमोट करने वाले म्यूज़िक से वायलेंस के प्रति एक जो कहते हैं ना कि इंक्लिनेशन, उस तरह के विचार उसको बढ़ावा मिलता है और एक एक्साइटमेंट की स्थिति बनती है। अब इसको सुन के आदमी वायलेंट होगा कि नहीं होगा उसके पर्सनैलिटी के मेकअप पर डिपेंडेंट है। लेकिन ये कहना कि वायलेंस प्रमोटिंग म्यूज़िक से फ़र्क नहीं पड़ता, रिसर्च इसको नहीं मानता, ये गलत है। और ये भी कहना कि इस तरह के गाने सुन के लोग अपना वायलेंस का जो कैथारसिस कर लेते हैं और उसका बिहेवियर से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वायलेंस को प्रमोट करने वाले गाने, वायलेंस को अच्छा दिखाने वाले गाने निश्चित तौर पर आदमी के विचार को, उसके उत्तेजना के स्तर को और एक विशेष परिस्थितियों में व्यवहार को जो है वो निर्धारित करता है। अच्छा सर, सिंगर्स का ये भी कहना है कि ठीक है, आपकी जो बात है वो ये बात मान रहे हैं, लेकिन अगर कानून बने तो देश के तौर पर बने, भारत में कानून ये लागू हो, क्योंकि हरियाणा में नहीं केवल ये गन कल्चर वाले सिंगिंग चल रही है, पंजाब में भी बहुत बड़े तौर पर चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े तौर पर चल रही है, बिहार में भी बहुत बड़े तौर पर चल रही है। तो क्या सिर्फ हरियाणा में फ़र्क पड़ रहा है? अगर कानून बनाना है या तो इस पर कानून बनाइए, या फिर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? देखिए, सिंगर्स से मुझे कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर से मैं जानता हूँ निजी तौर पर अच्छे लोग हैं और ये वही चीज़ बनाते हैं, बेचते हैं जो बिकता है। तो क्या ड्रग्स बिकता है, उसको बिकने दें। इस तरह की चीज़ें हमें देखनी है ना कि क्या बिकता है, वही बनाने की अनुमति हो। तो आई थिंक कि अगर वो व्यापक जनहित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। बाकी सरकारों ने देखना है उसको कैसे डील करेंगे इनको। मेरी समझ से जो वायलेंस के प्रमोट करने वाले गाने हैं, अगर उनके लिरिक्स एक्सप्लिसिट हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि ऐसे कर देना है, मार देना है, पीट देना है, और जो एक्साइटमेंट का लेवल है अगर ये हाई है और साथ में जो विजुअल्स परोसते हैं, अगर ये तीन चीज़ लेके आते हैं म्यूज़िक के तौर पर, तो आप उन लड़कों को उकसा रहे हैं वायलेंस के लिए जो पहले से ही उग्र स्वभाव के हैं। तो सर, आपने जब आप डीजीपी रहे हैं, गैंगस्टर्स को, विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को खास तौर पर एक चेतावनी जारी की थी कि कहीं भी रहो हरियाणा पुलिस जाएगी और गर्दन से पकड़कर उठा के लाएगी। उसका असर भी देखने को मिला सर। एसटीएफ काफ़ी बदमाशों को वहाँ से उठाकर लेके आई है। अगर मौजूदा वक्त में बात करूं तो कितने गैंग एक्टिव हैं सर अभी, जो कि चुनौती बने हुए हैं हरियाणा पुलिस के लिए? सर, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, ह्यूमन ट्रांजैक्शन में वायलेंस एंड डिसेप्शन कोई आज की कहानी है। जब से बना है, जब से आदमी इकट्ठे रहने शुरू हुए हैं, तो आपस में चतुराई और बदमाशी चलती रहती है। ताकतवर कहता है हमसे दब के रहो, चतुर कहता है हमसे ठगो। तो जब प्रजातंत्र आपने बनाया, एक कानून आधारित व्यवस्था बनाई जहाँ की लकड़ बग्घे, सियार और मेमना एक ही घाट पे पानी पिएगा, लकड़ बग्घा गुर्राए नहीं और सियार छकाए नहीं और मेमने को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस और न्याय तंत्र है। हमने व्यवस्था बनाई है। जो इस व्यवस्था को तोड़ते हैं मतलब वो इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो जो इनका तंत्र है
ये इनके खिलाफ चलेगा, क्योंकि इनको ऐसा रखना है। गैंग वैंग की कोई संख्या वंख्या नहीं होती। आप देखें कि 3 साल की उम्र से ही दिखने लग जाता है कि ये उग्र स्वभाव के हैं। तो अगर ये किसी आपराधिक परिवार से हैं या आपराधिक नेबरहुड में रहते हैं, तो देखा गया रिसर्च में कि 1/4 किसी न किसी गैंग में शामिल हो ही जाते हैं, और उस 1/4 में से 1/3 जो है वायलेंट हो जाते हैं। ये रिसर्च की बातें हैं। जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तो ये देखा गया है कि जो गणित में कमजोर हैं, विज्ञान में कमजोर हैं, क्लास में वो कटना शुरू हो जाते हैं। फिर उनका आपस में ग्रुप बन जाता है, उसी में अपनी पहचान वो ढूंढते हैं। तो वो भी देखें कि वो अगर मान लिया उसमें से कोई ऊंच नीच किसी ने कर दिया, फिर वापसी का रास्ता तो बचता नहीं है। तो ये जो दिक्कतें हैं एक सभ्य समाज में हमेशा रहेगी। जो लोग उग्र स्वभाव के हैं उग्रता दिखाएंगे, उनको रोकने के लिए लगातार कवायद चलती रहेगी। बट एक चीज़ जो आपको सुन के खुशी होगी कि स्टीवन पिंकर, उन्होंने किताब लिखी 2011 में कि बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर जी। तो 1400 सदी के बाद हर साल जो मरने वाले लोग थे युद्ध में और अपराध में, उन्होंने कहा कि लगातार कम हुए। 1400 शताब्दी के बाद 1100 साल का इतिहास है कि हिंसा के स्तर में उत्तरोत्तर कमी हुई है। अपराध में मरने वालों की संख्या कम होती जा रही है। लोग बाग नहीं पसंद करते इसको। तो ये मतलब स्थिति है। तो अब जो है कि जो भी इस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है, इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर इसका अनुभव लोगों को नहीं होने देना चाहता है। आप देखें कि हरियाणा का ही रिकॉर्ड लें तो हत्या की संख्या जो है बाय एंड लार्ज 800 से 900 से बीच में हर साल रहती है। लेकिन लोग कहते हैं बड़ा क्राइम है, बड़ा क्राइम है जितने। तो ये कहाँ से बड़ा क्राइम आता है? तो ये जो टीवी में, अखबार में, गाने में, बजाने में बड़ा चढ़ा के महिमा मंडन करते हैं, पेश करते हैं। और जो लोग इस रास्ते कोई जगह पा गए हैं उनको रोल मॉडल की तरह पेश करते हैं। तो लोग गिनती करने थोड़ी बैठे, लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा बढ़ रहा है। तो वो जो म्यूजिक इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही एक देश का अभिन्न अंग रहेगा। और कितनी बड़ी चीज़ है ये, आदमी को आदमी बनाती है। लेकिन इस म्यूजिक के प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ कंटेंट परोसना, ये कह के कि लोग ऐसा चाहते हैं, तो ये कहना हो गया क्योंकि लोग ड्रग्स चाहते हैं तो ड्रग्स बेचने दो। तो मुझे इसमें कोई तुक दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों में एसटीएफ यूएसए से कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करके लाई है, डिपोर्ट करके लाई है। क्या लगता है कि बड़ी कामयाबी है? जिस देश में अभी तक इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उस देश ने भी अब कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है हरियाणा पुलिस को या फिर देश की पुलिस को, भारत की पुलिस को। देखिए, इसमें विशेष टिप्पणी तो हरियाणा पुलिस करेगी इसके ऊपर। एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर हम यही कहेंगे कि पहले जो था कि अगर आपने बॉर्डर पार कर लिया तो आप हमारी मार से बाहर निकल आए, तब वो ऐसा नहीं है। दूसरे देश भी आप देखेंगे कि कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ सारे ड्रग डीलर, सारे क्रिमिनल, सारे रेपिस्ट आ गए हैं, इनको हम नहीं रहने देंगे। तो जो व्यापक प्रक्रिया चली है कि पहले ग्लोबलाइजेशन था कि सारे देश मिलके गरीबी बेरोजगारी से लड़ेंगे, तो वो प्रथा चली बहुत दिनों तक। अब ये आ गया है कि हर देश अपना अपना देखे। तो उसमें ये क्लैरिटी आ गई है कि जो भी बाहर से किसी दूसरे देश में जाते हैं जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से समृद्ध हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ क्यों आ गए, ये हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारा काइंड ऑफ की जीवन स्तर नीचे कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो वो इक्के दुक्के इंजीनियर डॉक्टर को तो लेके ठीक है, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए बिल्कुल हॉस्पिटेबल नहीं है। तो इस तरह की जो कोशिशें हुई है उससे एक बात तो साफ हो गया कि जब दूसरे देश में पढ़े लिखे और कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, इनको वो क्यों रखेंगे? उनको तो बोलते कहते ले जाओ जी, हम ही अपने खर्चे से आपको दे के आते हैं। तो जो सेफ हेवन वाला कंसेप्ट था वो अब नहीं है। सर, एक विदेश में बैठा गैंगस्टर है, उसका नाम है राविंदरजीत सिंह। आजकल वो अपने बयानों के कारण काफ़ी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि गुड़गांव पुलिस उनको कोऑपरेट नहीं कर रही, हरियाणा पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही, एसटीएफ में कुछ बैठे अधिकारी हैं, कुछ नाम भी लिए हैं उसने, वो उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे। फाइनेंसर्स और पुलिसिंग के बीच में एक नेक्सस है जो काम कर रहा है बड़े तौर पर। आप भी सर महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उसके आरोपों को? सर फ्रेंकली मैं इस आदमी को नहीं जानता और मुझे ऐसे किसी नेक्सस की जानकारी नहीं है। क्या नहीं लगता सर आपको कि जो आरोप लगा रहा है, हालांकि रोहतक में एक मनीष डीगल नाम के व्यक्ति की हत्या में सर वांछित है, एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है, 2 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं, तकरीबन 13 या 14 मामले और भी दर्ज हैं। ऐसे आरोपों में आप कहाँ सच्चाई देखते हैं कि एक नेक्सस चल रहा है पुलिसिंग के बीच में और फाइनेंसर्स के बीच में?
कोई हम तीर तुक्का नहीं मारते। जो जिम्मेदार आदमी है, जो रिसर्च है और जो मेरे निजी जानकारी में है, मैं उतनी ही बात करूंगा। मुझे इस तरह के नेक्सस और इस तरह के आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा सर, आप ही काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा आपको, कि पद पर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके इस टेन्योर में आपने देखा हो कि जातिवाद से भरी पड़ी है पुलिस, कहीं ना कहीं जातिवाद हावी है पुलिसिंग में? हमें तो बिल्कुल नहीं दिखी। आप देखिए, जातिवाद तो तब याद आता है जब बैठ के हुक्का पी रहे हो या कुछ और कर रहे हो। जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो गोली थोड़ी होगी कि ये कह के ये फलाना जाति का, इसको नहीं लगेंगे उसको लगेंगे। तो जो पुलिस का जो काम है कि कोऑर्डिनेटेड वे में जो क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लड़ती रहती है, वहाँ पर जाति की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब कभी हम रेड करने जाते हैं तो थोड़ी कहेंगे फलाना जाति के हम साथ जाएंगे। और जाति जाति में बड़ा मेल है कि क्या आपको किसने कह दिया? अगर आंकड़े उठाएं तो ज़्यादातर जो जघन्य अपराध होते हैं इंट्राकास्ट ही है। तो ये कहना है कि पुलिस जाति में बटी, समाज जाति में बटा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बाग बेचारे अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। कभी लगता है जाति का नाम लेके कुछ तरक्की कर जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो वो शोर मचाते हैं। मेजॉरिटी को पता है जैसा वो करेंगे वैसा वो भरेंगे। जाति पाति से कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। अच्छा सर, आपने एक विश्वास भी जगाया कि पुलिसिंग के बीच में और सिविलियंस के बीच में एक जो गैप था उसको कम किया जाए, पुलिसिंग के बिहेवियर को सुधारा जाए। लेकिन अभी आपने ये सुधारा ही था कि हरियाणा में एक मंत्री ने कहा कि गुड़गांव के अंदर जितने धारेदान हैं मंत्री ले रहे हैं। हाँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर उस मंत्री की बात से? मैंने सुना नहीं इस तरह की कोई बात हुई होगी। मुझे कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करनी है। क्या लगता नहीं है कि इसका बहुत बड़ा आरोप है? अगर पुलिसिंग थानेदारों पर आरोप लगा रहा है तो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक उसकी जद में आते हैं ऐसे आरोपों के। आरोप के लिए तो कुछ चाहिए नहीं। आरोप तो कभी भी कहीं भी कुछ लगाते हैं आप। तो मुझे इसकी जानकारी इस तरह की बातों की नहीं है। और आरोपों को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर आरोप के साथ कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है, तो उसके लिए विभागीय कार्रवाई होती है, व्यवस्था उसके लिए है। तो आरोप तो एक कहने की बातें हैं, आप हजार बातें सुनेंगे। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप ये देखेंगे कि टेम्पो वाला वो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज विनर से बहस कर सकता है और उसको हरा सकता है। तो जो एक जो सबको हाथ, सबके मुंह में माइक लग गया, लाउड स्पीकर लग गया, हर कोई टीवी चैनल हो गया, हर कोई रेडियो हो गया, हर कोई बोले जा रहा है। तो इसमें एक खबर में आने के लिए जरूरी होता है कि कुछ आप ऐसी बात करें जो नोट हो, नहीं सर, वायरल होता है। अगर मंत्री हैं तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो जरूर करते हैं पुलिसिंग की साख को। सर, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने सुनी होगी, आप ही विवेचना करें, पुलिस से पूछें। मैं तो पुलिस में हूँ नहीं। पुलिस का मोराल तो अभी की पुलिस और सरकार देखे। बट मेरा ये है कि आप ही आरोप कह रहे हैं तो आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि तथ्य आधारित नहीं हो। तथ्य है तो उसकी प्रक्रिया है। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? तो आप रिटायर हो गए हैं सर, फॉर्मर डीजीपी हो गए हैं सर, तो एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा सर पुलिसिंग का? सर, ना तो मैं रिटायर हुआ हूँ और ना मैं फॉर्मर डीजीपी हूँ जी। मैं सरकार से एग्जिट हुआ। अब कोई अचानक वाली बात तो नहीं थी कि जिस दिन मैंने यह जॉब ज्वाइन किया, एक पक्की बात थी कि 31 दिसंबर 2025 आएगा, हमारी ट्रेन रुकेगी, हमें वहाँ उतर जाना है। और डीजीपी का पोस्ट कभी रिटायर नहीं करता है, वहाँ कोई न कोई बैठता है और व्यवस्था से चलती है। हम मालिक नहीं है। जब हम थे तो मालिक नहीं थे, अपना रोल प्ले कर रहे थे। अब कोई दूसरा रोल प्ले कर रहा है। तब आप ये कहें कि जो फिल्मों का जो चल रहा है क्रम, तो अब धर्मेंद्र क्यों मर गए, अब ये नए एक्टर क्यों आ गए, एक संस्था चल रही है। हाँ। उस पर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन मेरी जरूर कोशिश रही कि एक जो हम सुनते थे कि निज़ाम का खौफ होना चाहिए, लोगों को जूतों की नोक पर रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बिल्कुल तायद नहीं करता। मेरी बहुत स्पष्ट सोच है कि लोगों के खर्चे पर खड़ी की हुई एजेंसी पुलिस है। इसका काम पब्लिक सेफ्टी बनाना है कि हर आदमी ने पैसे भर रखे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। तो हम ये इतना जरूर चाहते हैं कि घर में सोएं तो कोई मेरे घर में घुस के चोरी ना करे, मुझे तंग ना करे। जब मैं बाहर जाऊं तो अपना काम करके वापस आ पाऊं। और इस बात का ठेका पुलिस ने छुटवाया हुआ है, हमने दिया नहीं है, पुलिस ने लिया हुआ है। जब पुलिस ने अगर ये लिया है तो करके दे। तो हमने हमेशा ये कहा कि भाई आप देखो, अपने को मालिक मत समझो, आप इलाकेदार हो, एक इलाके आपका संरक्षण में है, इस बात के लिए पैसे ले रहे हो। तो आपके इलाके में खुलेआम गुंडागर्दी अगर हो तो अपना थाना बंद करो आप। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे 70,000 की पुलिस है और बदमाशों ठगों की गिनती 1000-2000 भी नहीं होगी। तो ये अनइक्वल लड़ाई है जो हमें रोज जीतनी चाहिए।
और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी पुलिस ने इस बात को बड़ी खुशी खुशी माना कि भाई लोगों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि इस लड़ाई में आप सक्षम हो। आप 17,000 हो, वो मतलब अगर बदमाशों की गिनती आप शुरू करो 50 भी पूरे नहीं होते। ये कौन सी लड़ाई है, ये तो एक तरफा है। तो जैसे नहीं हनुमान जी को याद दिलाया जामवंत ने कि आप समुंदर पार कर सकते हो, तो हमने पुलिस को याद दिलाया कि जी आप तो बिल्कुल जीती हुई लड़ाई लड़ रहे हो। ये कौन होते हैं? डीजीपी साहब ने तभी कहा कि जैसे ओपी सिंह साहब बोल लेते हैं, मैं इतना फ्रैंकली नहीं बोल पाता। तो आप डीजीपी साहब के बयान को कैसे देखते हैं सर? अच्छे से देखते हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग कोर्समेट रहे हैं, IIT से है, मैथमेटिक्स उनकी बहुत अच्छी है, हमारा काफ़ी आपस में प्रेम है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पुलिस उनके नेतृत्व में बहुत आगे जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है सर, थोड़ा सा कड़वा सवाल है कि गुड़गांव में क्या अधिकारी लॉबिंग करते हैं कि मुझे अगर गुड़गांव में पोस्ट पानी है तो किसी अधिकारी के खास होना ज़रूरी है, किसी मंत्री का खास होना ज़रूरी है? इस तरह की चीज़ें देखी सर आपने क्या अपनी टेन्योर में? मैंने 34 साल पुलिस की नौकरी की, मैंने किसी बात के लिए किसी से आग्रह नहीं किया, ना किसी से कहलवाया। कोई ऐसी कुर्सी नहीं है पुलिस की जिस पर मैं नहीं बैठा। और पुलिस की तो छोड़िए, मैं SP से लेके रेंज IG से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके DGP तक रहा। इसको छोड़िए, मुख्यमंत्री कार्यालय में रहा, डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, हरियाणा जो स्पोर्ट्स है 4 साल, बहुत मेहनत करी हमने उसमें। तो आप इस तरह से देखें कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिफारिश पर काम होता है? नहीं होता। अगर आप अपने काम में कुशल नहीं हैं, तीसरे दिन आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। तो हमें तो नहीं पता, लोग करते होंगे इस तरह से, हमने कभी इस तरह से नहीं रास्ता बनाया अपने करियर का। मेरी सोच बड़ी साफ थी कि मैं मजदूर हूँ, मेरा काम है गड्ढा खोदना, जहाँ खड़ा किया सरकार ने वहीं शुरू हो गए। और मुझे इस बात का बड़ा फायदा हुआ कि जहाँ कोई दिक्कत होती थी मैं उनको ले आई वो कर लेंगे। अब बाकी चीज़ें छोड़ दें, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन जो CCTNS था बंद पड़ी हुई थी सरकार की, फिर ये मुझे ले आए कि जिसको चलाना है। मैं इंजीनियर भी नहीं था, तो जितने हमारे पुलिस में कंप्यूटर इंजीनियर थे वो डरते बताते नहीं थे कि कहीं मुझे वहाँ ना लगा दें। तो मैंने कहा कि जी कोई बात नहीं, अब जहाँ वहाँ लगे रहो लेकिन हमारी हेल्प करो। तो उनकी जो टेक्निकल नॉलेज की हेल्प ले लेके हमने क्राइम डेटा को ऑनलाइन कर दिया। अब जितने भी देखें कि आपके क्राइम के आंकड़े हैं वो लाइव आते हैं। फिर उसके बाद साइबर थाना था, वहाँ भी बड़ा पर कितनी लूट गए, उतने पिट गए, तो ये मुझे लेके आए। तो हमने कहा जी कम से कम हर थाने में 2 पुलिस वाला कोई कंप्लेंट तो ले ले, तफ्तीश तो दूर की चीज़ है। तो वहाँ से शुरू करके हर जिले में थाने खुले। और अभी देश में जो साइबर क्राइम में ठगी होती है उसमें 40% के आसपास जो है वो ब्लॉक हो जाता है। हरियाणा नंबर 1 है। तो वहाँ भी मिल मिला के काम कराने वाली बात थी। कभी मुझे लगा नहीं मैं मालिक हूँ। फॉरेंसिक लेबोरेटरी में कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ते थे, कमाल का। मैंने इनके यहाँ आपने दे दिया सैंपल दे दिया तो रिपोर्ट भूल ही जाइए कब आएगा नहीं आएगा। तो उसको मिल मिला के बड़ा सहयोग सरकार से मिला, अधिकारियों से मिला। तो मिल मिला के आज की डेट में हमने कम से कम ड्रग्स और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है DNA रिपोर्ट है उसका 2 वीक में हमने करना शुरू कर दिया। जब हम पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में गए तो वहाँ भी ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को मेन स्ट्रीम किया। और जो हमने कहा थाने को रिपेयर करो, लोगों के बैठने लायक बनाओ। तो वो जो आप देखें कि अगर आप समस्या का समाधान आपके पास है, वैल्यू क्रिएट करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपको ढूंढ के लेके आएंगे। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा अपने साथियों से जो जूनियर अधिकारी हैं कि भाई आप वैल्यू क्रिएटर बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ये जॉब आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। लोगों को वही चाहिए कि कोई उनकी परेशानी दूर कर दे, कोई उनके लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो मैं इस तरीके पर मुझे जानकारी है, ना मैंने कभी प्रैक्टिस किया और ना ये फलदायी है। तो ये मेरे साथ फॉर्मर DGP OP सिंह जी हैं जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब उसी अंदाज में दिए जिस अंदाज के कारण ये जाने जाते हैं। सिंगर्स को लेकर ज़रूर कहा कि फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर रिसर्च पर ध्यान देंगे तो ऐसे गन कल्चर्स वाले गाने जितने भी हैं वो ज़रूर हमारी युवा पीढ़ी पर फ़र्क डाल रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। हालांकि सिंगर्स का भी कहना है कि जनाब अगर हरियाणा में बैन करा ही दिए हैं तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बाकी देश के बारे में भी सोचिए, कानून बनाइए, उसके बाद हमें भी परेशान कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।